नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से दरोगा वाला शुरू करने जा रहा हूँ नया। ठीक है। इसको शुरू करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है। तो ये तो बहुत आसान है, सब कोई जानता है। मोहिनी अट्टम किसका है? केरल का है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोहिनी अट्टम केरल का है। मोहिनी अट्टम केरल का। मोहिनी अट्टम केरल राज्य का एक नृत्य है। कथकली, देखो मोहिनी अट्टम और कथकली दोनों जो है ना, वो केरल का है। कथकली, कथकली, कथकली और मोहिनीअट्टम। मोहिनी, मोहिनी इसकी है, केरल का है, केरल का। ठीक है। मोहिनीअट्टम एकल महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ये एक महिला द्वारा, एक महिला द्वारा, एकल, एकल। ठीक है। एकल, एकल, एकल महिलाओं द्वारा केरल राज्य में एक प्रस्तुत किया जाता है। ये 19वीं सदी के जो श्रवणकोर के जो राजा थे ना, तिरुमल राम शर्मा के शासन काल में ही मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य का विकास हुआ था। ठीक है। और मोहिनीअट्टम आंखों और इशारों के अभिव्यक्ति के लिए कथकली की है। देखो, भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु। कथक उत्तर प्रदेश। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। कथकली और मोहिनीअट्टम केरल। उड़ीसा का उड़ीसी। और सत्रिया असम, मणिपुरी असम। ये सब तो लिखने की जरूरत नहीं है, लिख लोगे। शेरशाह का मकबरा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में है। बिहार में, बिहार के भी सासाराम में। शेरशाह का मकबरा जो है वो बिहार के सासाराम में स्थित है। ठीक है। वो भी कहाँ पे? सासाराम, रोहतास में। कहाँ पे? कहाँ पे? सासाराम, रोहतास में। सासाराम, रोहतास, रोहतास में। ठीक है। सासाराम, रोहतास में फेमस है। ठीक है। ये शेरशाह का मकबरा जो है ना, वो इंडो इस्लामिक स्थापित कला के सुंदरम नमूने का निर्माण स्वयं शेरशाह सूरी ने अपने जीवन काल में करवाया था। इसे इस्लाम शाह ने पूरा करवाया था। और शेरशाह सूरी का मकबरा वास्तुकार जो है ना, वो मीर मोहम्मद अली खां का निर्माण करवाया था 1540 से 1545 के बीच में। ये एक अष्टकोणीय आकृति के निर्मित कार है। और ये कैमूर के पास जो लाल बलुआ पत्थर होते हैं ना, उससे निर्मित हुआ। ये पूछा जाता है कि किससे निर्मित हुआ है, तो लाल बलुआ पत्थर से। ठीक है। और एलेक्जेंडर किंगडम, एलेक्जेंडर कंगिंगम, कंगिंगम ने शेरशाह के मकबरों को ताजमहल का दूसरा खूबसूरत मकबरा बनाया। शेरशाह जो थे ना, भारत के सूर्यवंश के संस्थापक था। शेरशाह जो था वो भारत के द्वितीय अफगान के साम्राज्य का भी संस्थापक था। तो यहाँ तक क्लियर। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सांस्कृतिक उत्सव। देखो, बथुकम्बा, बथुकम्बा कहाँ का है? केरल का है, सॉरी तेलंगाना का है। तो एक के चार होना चाहिए। सी के अगर चार है तो ऑप्शन ए और डी नहीं होगा। ठीक है। पंजाब में कौन? पंजाब में रोहड़ी, पंजाब में कर्मा नहीं, पंजाब में रोहड़ी, रोहड़ी। तो डी के थ्री, तो डी के 4, थ्री के 4। समझ रहे हो? झारखंड में कर्मा मनाया जाता है, झारखंड में कर्मा मनाया जाता है। और हिमाचल प्रदेश में चिरौल मनाया जाता है। और पंजाब में रोहड़ी और तेलंगाना में पथुकम्बा, पथुकम्बा। पथुकम्बा 9 दिन तक चलता है। ये सितंबर अक्टूबर में मनाया जाता है। और जो कर्मा है ना, वो पूजा जो है वो झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 28 दिसंबर, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। ठीक है। तो देखो, तो इसका इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1885। तो क्या यहीं तक सीमित रहेंगे? नहीं, बहुत सारा अधिवेशन हम लोग पढ़ लेते हैं। देखो, जैसे पहला अधिवेशन हुआ था, पहला अधिवेशन ही 1885 में हुआ, 1885 में हुआ। इसमें बॉम्बे में हुआ था, बॉम्बे में, बॉम्बे में हुआ था, बॉम्बे में, बॉम्बे में, बॉम्बे में। ठीक है, बॉम्बे में हुआ था। और ये इसकी अध्यक्षता किसने किए थे? प्रथम अध्यक्ष थे बोयम्स चंद्र बनर्जी, बोयम्स चंद्र बनर्जी। फिर दूसरा अधिवेशन हुआ
1886 में किसने किया? दादा भाई नौरोजी, कलकत्ता में हुआ था, प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। फिर 1887 में हुआ, 1887 में हुआ जो बदरुद्दीन तैयब जी थे वो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। फिर 1888 में हुआ, 1888 में हुआ जॉर्ज इल्ले, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। फिर 1889 में सर विलियम डेवे। फिर 1890 में कलकत्ता में सर फिरोज शाह मेहता के द्वारा। तो इस तरह से देखोगे ना, तो कलकत्ता का, सॉरी कलकत्ता बोलते हैं, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो वो कांग्रेस का कांग्रेस जो स्थापना जब हुई थी 28 दिसंबर 1885 को, तो उस समय अंग्रेज का मानवता अंग्रेज के लिए नहीं, एक ऐसा संस्था का निर्माण हुआ था जहां पे लोग अपनी बात रख सके इस संस्था पे। और धीरे धीरे ये संस्था बड़ा होती गया और बहुत ही अच्छा फेमस हो गया। समझ रहे हो ना? तो ये संस्था कोई आम संस्था नहीं था। देश की आजादी में काफी अहम रोल ये इन्होंने निभाया है। और ये संस्था जब बना था, तो बहुत से लोग आलोचक थे जो आलोचना किए थे, ये हुआ वो हुआ दिस दैट, बहुत तरह के बात बोले थे। लेकिन रियली में क्या हुआ कि ये संस्था आगे जाकर देश के हित में काम किया। और जो अभी कांग्रेस देखते हो ना, वो यही है कांग्रेस। वही वाला संस्था आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। कोई नया पार्टी नहीं है, ये बहुत पुराना पार्टी है और देश के हित में बहुत काम किया है इन्होंने। तो मैं एक एक करके इसके बारे में समझाता हूँ। देखो, देखो सबसे पहले आज पूरा याद कर लेते हैं इसका, ठीक है, ताकि हम लोग को क्लियर हो जाए। देखो, सबसे पहले समझते हैं सबसे पहले समझते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूरा डिटेल A to Z समझते हैं। देखो, इसमें क्या हुआ था, जब भारत में जब अंग्रेज पूरी तरीका से सत्ता हासिल कर चुके थे, अंग्रेज पूरी तरीका से अपने इंडिया में कब्जा कर चुके थे, तो हमारे देश में ऐसा कोई संस्था ही नहीं था जो देश के हित में बात कर सके। समझ रहे हो ना? देश के हित में बात करने के लिए ऐसा कोई संस्था नहीं था क्योंकि देश ने पूरी तरीका से भारत में ब्रिटिश का विस्तार भी हो चुका था, सब कुछ हो चुका था। तो ऐसा कोई संस्था नहीं था तो समय समय पे क्या कर सके, पब्लिक को बात सुन सके और उसकी बात को आगे बढ़ाया जा सके। उसी में से ये जन्म लिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ, तो उस समय बहुत से लोग आलोचक थे ना, जो आलोचक ये कि ये है वो है, ऐसे है वो ऐसे है, लेकिन रियली में कुछ नहीं था। बहुत अच्छा कांग्रेस संस्था बनी थी। तो समझते हैं कांग्रेस। कांग्रेस तो कांग्रेस की स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 28 दिसंबर 1885 को, ठीक है, ये इसकी स्थापना हुआ। 28 दिसंबर, याद रखना, 1885 की इससे स्थापना हुई, ठीक है। देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुआ ना, एक आईएएस अधिकारी थे एलेन ऑक्टेहुम। कौन थे? एलेन एलेन ऑक्टोहुम, ऑक्टोवियन हुम, वियन हुम, ऑक्टोवियन हुम, हुम, ऑक्टोवियन हुम थे, जिसको ए हुम कहा जाता है। ए एओ हुम, एओ हुम कहा जाता है, ठीक है, एओ हुम कहा जाता है, ठीक है। इसके द्वारा किया गया था 28 दिसंबर 1885 को। देखो, इसका प्रथम अधिवेशन जो था, प्रथम अधिवेशन ये पुणे में होना था, पुणे में होना था, ठीक है, पुणे में होना था, लेकिन पुणे में नहीं हुआ, ये हुआ बम्बई में। अब क्यों हुआ बम्बई में? क्योंकि पुणे में क्या हुआ था, पुणे में प्लेग बीमारी जो होती है ना, वो फैल चुका था। तो इसके कारण पुणे को कैंसिल किया गया और बम्बई को अपना स्थान ग्रहण किया गया। पुणे में होना था जो बम्बई में हुआ था, ठीक है। और कब हुआ था? ये हुआ था यही 28 दिसंबर 1885 को। देखो, प्रारंभ में क्या हुआ था, जब राष्ट्रीय कांग्रेस बना था, तो ये भारतीय 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 राष्ट्रीय राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय संघ था। संघ संघ था।
तो क्या किया गया, इसको कैंसिल किया गया और जो संघ है ना उसको जगह पे यहाँ पे भारतीय 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 राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। कांग्रेस कांग्रेस कर दिया गया, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। और ये किसके सिफारिश पे किया गया था? दादा दादा भाई नरोजी 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 के कहने पे ये किया गया था, ठीक है, स्थापना किया। उसमें वायसराय कौन था? उसमें वायसराय जो था, वायसराय वायसराय जो कौन कौन थे? वाय सराय जो थे वो थे डफरिन। डफरिन था। लॉर्ड लॉर्ड डफरिन 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 था, ठीक है, ये था डफरिन था, ठीक है। देखो जब पहला जब अधिवेशन हुआ तो उसमें पता है 72 लोगों ने शामिल किए, 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किए थे, 72 लोग पार्टिसिपेट किए थे। और सबसे ज्यादा 38 लोग बॉम्बे प्रांत से थे, बम्बई से थे। ये भी पूछा जाता है सबसे ज्यादा कहाँ से थे, तो बम्बई से थे, सबसे ज्यादा बम्बई से थे, ठीक है। समझ रहे हो, बम्बई से थे सबसे ज्यादा बम्बई से थे, ठीक है। और इसमें बहुत से लोगों ने शामिल किए थे, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ, ठीक है। समझ रहे हो? हम्म। देखो राष्ट्रीय जब कांग्रेस की स्थापना हो चुका था ना तो बहुत से लोग बहुत आलोचक बने, मतलब आलोचक बने। लेकिन आलोचक तो बनता है, कोई भी काम शुरू करोगे तो कोई भी कुछ भी करना के लिए बोलता ही है। तो शुरू करते हैं, तो देखो अब इसका अधिवेशन समझते हैं, कहाँ कब कौन हुआ। देखो पहला अधिवेशन जो हुआ था, शुरुआती अधिवेशन हुआ 1885 में। 1885 में कहाँ हुआ? 1885 में हुआ बम्बई में। बम्बई में बम्बई में हुआ। किसने भाग लिया था? तो ये भाग लिए थे, मतलब किसने अध्यक्षता किए? तो ये किए थे बोएम। बोएम 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 बोएम्स बोएम्स चंद्र बनर्जी। बोएम्स चंद्र बनर्जी बनर्जी ने भाग लिए थे, ठीक है। और 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था यहाँ पे। और सबसे ज्यादा कहाँ से थे? मुंबई से थे, मुंबई से। दूसरा है 1886, तब 1886 में हुआ था कलकत्ता में। कलकत्ता में कलकत्ता कलकत्ता में हुआ था। ये किसने किए थे? ये दादा भाई नरोजी ने किए थे, दादा भाई नरोजी ने किए थे। और प्रथम पारसी अध्यक्ष थे ये प्रथम पारसी थे। प्रथम पारसी, तो ये भी पूछा जाता है प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? तो 1886 में कलकत्ता में। फिर हुआ 1888 में, 1800 सॉरी 1887 में। 1887 में हुआ मद्रास में हुआ। और इसकी अध्यक्षता किसने किए थे? बदरुद्दीन तैयब जी ने किए थे। बदरुद्दीन बदरुद्दीन तैयब जी बदरुद्दीन बदरुद्दीन तैयब जी ने तैयब तैयब जी ने किए थे। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, ये पूछा जाता है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। फिर 1888 में जॉर्ज उल किए, मैं पढ़ लेता हूँ क्योंकि लिखना उतना पॉसिबल नहीं है ना। 1888 में किए थे इलाहाबाद में जॉर्ज उल के द्वारा, ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। फिर 1893 में ही दादा भाई नौरोजी ने किए लाहौर में दादा भाई नौरोजी ने। फिर 1894 में मद्रास में किए, जो अल्फ्रेड वेब के द्वारा। वेब ब्रिटिश संसद के एक आयरिश अध्यक्ष थे। फिर 1896 में ही कलकत्ता में हुआ रहीमतुल्ला सयानी के द्वारा, जो पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। कलकत्ता में 1896 में रहीमतुल्ला सयानी के द्वारा पहली बार वंदे मातरम गाया गया, ठीक है। फिर हुआ पता है 1905 में बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, जो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया था, ये ध्यान रखना। फिर 1906 में कलकत्ता में हुआ, दादा भाई नौरोजी के समय में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग यहीं किया गया था। फिर 1907 में सूरत में हुआ, डॉक्टर रास बिहारी घोष के द्वारा। कांग्रेस का प्रथम विभाजन यहीं हुआ।
फिर 1908 में मद्रास में हुआ, जो डॉक्टर रास बिहारी घोष कांग्रेस संविधान का निर्माण किया गया यहीं पे। फिर 1911 में हुआ डॉक्टर बिशन नारायण घर के द्वारा जो पहली बार जन गण मन गाया गया। देखो यहाँ पे 1800 जो देख रहे हो ना, 1896 जो कलकत्ता में है, रहमतुल्ला सैनी के द्वारा पहली बार वंदे मातरम गाया गया। लेकिन वही 1911 में कलकत्ता में ही बिशन नारायण धर के द्वारा पहली बार जन गण मन गाया गया। फिर 1915 में बंबई में हुआ, सर सत्येंद्र प्रश्न सिंह लॉर्ड वेलिंगटन ने यहीं पे भाग लिया था। फिर 1916 में देखो, जब 1907 में डॉक्टर रास बिहारी घोष के द्वारा हुआ ना, तो कांग्रेस का प्रथम विभाजन यहीं पे हुआ। और 1908 में जब कांग्रेस का विभाजन हो गया तो एक संविधान का निर्माण किया गया। उसी के समय डॉक्टर रास बिहारी घोष कांग्रेस का निर्माण किया गया। फिर 1915 में डॉक्टर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था। फिर 1916 में लखनऊ में हुआ अंबिका चरण मजमूदार के द्वारा। ये मुस्लिम लीग से समझौता हुआ था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग से। फिर 1917 में कलकत्ता में हुआ, श्रीमती एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष थी। फिर 1918 में सटले बंबई में हुआ, हसन इनाम थे। कांग्रेस का दूसरा बार विभाजन हो गया। फिर 1919 में पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा अध्यक्षता किया गया था, 1919 में अमृतसर में, जहां असहयोग आंदोलन पारित किया गया था। फिर 1920 में कलकत्ता में हुआ लाला लाजपत राय, जहां पे कांग्रेस संविधान में कुछ परिवर्तन किए गए। फिर 1920 के नागपुर अधिवेशन हुआ, जहां पे सीवी राघवर चारियर ने असहयोग आंदोलन है ना, उसको संपर्क को पारित किया गया। फिर 1923 में दिल्ली में अब्दुल कलाम आजाद सबसे युवा अध्यक्ष थे। फिर 1925 के कानपुर में हुआ, श्रीमती देखो 1924 के एक अधिवेशन हुआ था बेलगांव, जो कर्नाटक में पड़ता है, महात्मा गांधी जी भाग लिए थे। 1925 के कानपुर में श्रीमती सरोजिनी नायडू ने भाग लिया था, भारतीय प्रथम महिला अध्यक्ष थी। फिर 1926 में 1926 में गुवाहाटी में हुआ, श्रीनिवासम आयडक के द्वारा सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य किया गया। फिर 1927 में मद्रास में डॉक्टर ए अंसारी द्वारा पूर्ण स्वाधीनता की मांग किया गया। ठीक है। फिर हुआ फिर हुआ 44वां 1929 में हुआ, जहां पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग किया। फिर 1931 में कराची में हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकार की मांग किए। फिर 1936 में लखनऊ में पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना किया गया। फिर 1937 में फैजपुर में हुआ, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा गांव में आयोजित किया गया प्रथम अधिवेशन था। फिर 1938 में हरिपुरा गुजरात में हुआ, सुभाष चंद्र बोस बने थे, इसका अध्यक्ष किए थे। 1939 में त्रिपुरी में हुआ, लेकिन बहस हो गया कांग्रेस अध्यक्ष के लिए, तो सुभाष चंद्र थे, लेकिन वो इस्तीफा देके फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। फिर 1940 में रामगढ़ में हुआ, अब्दुल कलाम आजाद थे। फिर 1946 में मेरठ में आचार्य जेपी कृपलानी के द्वारा, ये आजादी के समय अध्यक्ष थे। इस तरह से देखा जाए तो कांग्रेस को पूरा अधिवेशन मैंने पढ़ लिया। आगे चलते हैं, ठीक है। तो यहां तक क्लियर। आप भी देखो, आप भी बुक खोल के रखा करो, जो सेट मार रहे हो ना, तो इसको करोगे तो आप पूरा रिवीजन हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है कि कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार कौन सा अक्षर कोड कर्क रेखा के दक्षिण के प्रायद्वीपीय भारत के बड़े हिस्से में पाए जाने वाले शुष्क सर्दियों के मौसम के साथ उष्णकटिबंधीय जलवायु को दर्शाता है। देखो, सबसे बड़े प्रायद्वीपीय भाग की बात किया जा रहा है, प्रायद्वीपीय भारत की। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की बात किया जा रहा है। ठीक है, प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय भारत की बात किया जा रहा है। तो समझते हैं। देखो, इसका आंसर तो डी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? डी। इसका आंसर डी होगा। तो क्या ये सारे, देखो मैं सारे जलवायु परिवर्तन वाला लिखता हूँ, जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। पिछले बार भी एग्जाम में ये पूछा गया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मानसून।
ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं, देखो यहाँ पे मैं लिखता हूं। सबसे पहले है ए एम डब्ल्यू, ए एम डब्ल्यू। ये पता है किसके लिए है? ये एम डब्ल्यू है जो लघु सूक्ष्म ऋतु, लघु 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 सूक्ष्म ऋतु, लघु सूक्ष्म ऋतु वाला मानसून, वाला मानसून, मानसून है, ठीक है। लघु शुष्क वाला मानसून ये कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है, इधर मैं लिखता हूँ, गोवा में। ये है गोवा, 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 गोवा के, गोवा के दक्षिण, दक्षिण, गोवा के दक्षिण में भारत, भारत का पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिमी घाट, ठीक है। फिर है एएस, एएस, एएस जो है, ये है शुष्क ग्रीष्म ऋतु, शुष्क, शुष्क ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून, मानसून, ठीक है। शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून, और ये है, होती है तमिलनाडु के कोरोमंडल में, तमिलनाडु, तमिलनाडु के कोरोमंडल, कोरोमंडल में, ठीक है। तमिलनाडु के कोरोमंडल में ए। फिर है एडब्ल्यू, एडब्ल्यू जो है, यह है उष्ण, उष्ण उष्ण बंधीय, उष्ण कटिबंधीय वाला सवाना, 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 सवाना प्रकार, ये पड़ती है उष्ण कटिबंधीय वाला सवाना प्रकार। ये है कर्क रेखा, कर्क, कर्क रेखा, कर्क रेखा, कर्क रेखा, कर्क रेखा के दक्षिण, दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार, पठार, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार का। फिर है आगे बी बी एस एच डब्ल्यू जो है, यह है अर्ध सूक्ष्म, अर्ध, अर्ध अर्ध सूक्ष्म, अर्ध सूक्ष्म स्टेम्पी जलवायु, स्टेम्पी जल वायु, स्टेम्पिस जलवायु, स्टेम्पिस जलवायु जो है उत्तर, उत्तर पश्चिमी गुजरात, गुजरात, उत्तर पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी पश्चिमी राजस्थान, और पंजाब, और पंजाब, पंजाब, ठीक है। ये है, फिर आगे है बी बी डब्ल्यू, बी बी, रुको,
फिर है BW। ये तो लिख लिया बी डब्ल्यू। ये जो है, ये है गर्म मरुस्थल। गर्म मरु मरु मरुस्थल। गर्म मरुस्थल, ठीक है। गर्म मरुस्थल, और ये पड़ती है राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग। राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग। राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग, पश्चिमी भाग, ठीक है। फिर है CWG। CWG, सूक्ष्म 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 शीत ऋतु, शुष्क ऋतु वाला मानसून, वाला मानसून, शुष्क ऋतु वाला मानसून। ये गंगा के मैदान, गंगा के मैदान वाला जो है ना भाग। फिर है DFC। ये है लघु ग्रीष्म और अर्ध लघु ग्रीष्म। लघु लघु ग्रीष्म तथा ठंडी ठंडी आर्द्र, ठंडी आर्द्र। और ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो देखो ये यहाँ तक क्लियर हो गया ना, तो देखो समझते हैं। ए एम डब्ल्यू जो है, ए एम डब्ल्यू ए एम डब्ल्यू जो है, वो लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून है। ए एम डब्ल्यू लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून है। और एएस सूक्ष्म ग्रीष्म वाला मानसून है, सूक्ष्म ग्रीष्म। AW सूक्ष्म कटिबंधीय सवाना वाला है। और फिर है देखो, ए वाला जो था ना, ए वाला, ए टर्म वाला तो हो गया। देखो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। फिर बी वाला करते हैं, देखो। ए वाला जो है वो सूक्ष्म वाला सूक्ष्म उष्ण कटिबंधीय। देखो फिर ए वाला हो गया, तो इसका तो आंसर पता चल गया ना कि AW होगा, जो कर्क के प्रायद्वीपीय पठार वाला जो होती है ना, ये है इसका आंसर। लेकिन इसको याद कैसे किया जाए, ट्रिक कौन सा है जो इसको याद, ट्रिक, इसका ट्रिक क्या होगा जो कभी भूल नहीं सकते हो आप। इसका कौन सा ट्रिक होगा? अगर कोई ट्रिक है तो बताइए भाई, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। लघु AMW, फिर लघु सूक्ष्म वाला ऋतु मानसून। फिर AS सूक्ष्म ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून। AW उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रकार। फिर BSHW अर्ध शुष्क स्टेम्पी जलवायु। फिर BWHW गर्म गर्म गर्म। फिर है BSHW अर्ध शुष्क स्टेम्पी जलवायु। अर्ध, देखो, गोवा गोवा तामिल अफ्रीका गुजरात राजस्थान, बस इतना याद रखो। कैसे इसको याद करना है, देखो समझते हैं। देखो बहुत सिंपल है, इसको याद करने का ट्रिक मैं बताता हूँ। कैसे याद किया जाए, बहुत आसान है। देखो, गोवा तामिल दक्षिण गुजरात राजस्थान, ऐसे याद रखो। ऐसे याद रखो, बहुत आसान हो जाएगा ये। गोवा गोवा तामिल गोवा तामिल दक्षिण दक्षिण गुजरात गुजरात
और राजस्थान। ठीक है, बस ये 5 याद कर लो, सारे कोड अपने आप याद हो जाएगा। क्या इनका कोड जोड़ा जाए। गोवा, गोवा, गोवा। ए एम डब्ल्यू मानसूनी, ज्यादा नमी, सर्दी में सूखा। गोवा का दक्षिणी दक्षिणी पश्चिमी तट, दक्षिणी पश्चिमी तट। गोवा, तामिल, दक्षिण गुजरात, राजस्थान। गोवा, तामिल, दक्षिण गुजरात, राजस्थान। गोवा, तामिल, दक्षिण गुजरात, राजस्थान। ठीक है, फिर एस, एस होती है तमिलनाडु का कोरोमंडल। एस, एस तमिलनाडु का कोरोमंडल, तमिलनाडु का कोरोमंडल। एस तमिलनाडु का कोरोमंडल। फिर ए डब्ल्यू कर्क रेखा का कर्क रेखा के प्रायद्वीपीय भाग। फिर BSHW गुजरात स्टेम्पी जलवायु। फिर है BW1 राजस्थान गर्म मरुस्थल। और CWG शुष्क ऋतु वाला मानसून, शुष्क ऋतु, ये पश्चिमी गंगा का है। ये सी डब्ल्यू जी याद रखना, सी डब्ल्यू जी गंगा के मैदान। और DFC लघु ग्रीष्म। AMW गोवा के दक्षिण। AS सूक्ष्म कोरोमंडल। AW प्रायद्वीपीय। देखो, ए तो सब में है, देखो, ए तो सब में है। एम डब्ल्यू एम मीन्स मैं गोवा गया, सूक्ष्म वाला ऋतु। फिर एस है सूक्ष्म, एक सिलेंडर, सूक्ष्म, शांत रहो। और डब्लू प्रायद्वीपीय। तो इस तरह से याद करोगे ना तो याद हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला अगला है कि अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसार ITCZ क्या है? ITCZ क्या है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, ICZ क्या है? ICZ क्या है? तो देखो, इसका आंसर होगा, एक तरह का जलवायु परिवर्तन है। जलवायु परिवर्तन। ठीक है, जलवायु परिवर्तन है। लेकिन आंसर क्या होगा इसका? तो इसका आंसर होगा बी। क्या होगा? बी। विषुवत वृत्त पर स्थित निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र। विषुवत वृत्त मतलब मतलब ना, अंत उष्ण कटिबंधीय जो होती है, वो विषुवत वृत्त पर एक निम्न दाब वाला क्षेत्र होता है। ठीक है, और ये विषुवत वृत्त जो अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसार के एक निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र में व्यापारिक पवनें मिलती है। ठीक है, और इस क्षेत्र में ही वायु ऊपर उठने लगती है। और ये जुलाई के महीना में 20 से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के जो आसपास के जो गंगा के मैदान में स्थित होती है ना, इन्हें कभी कभी मानसून गत्र भी कहा जाता है। यही मानसून गत्र उत्तर और उत्तर पश्चिम भारतीय तापीय निम्न वायुदाब के विकास को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। ये कितना होता है? 20 से 25 डिग्री। 20 डिग्री से 25 डिग्री। कौन सा उत्तर और उत्तर पश्चिमी, उत्तर और उत्तर पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी मानसीय गर्त कहा जाता है। फिर एक होता है ITCZ। आई टी देखो, एक होता है आई टी सी जेड।
ITCZ के उत्तर की ओर खिसकने के कारण दक्षिण गोलार्ध पे फिर व्यवहारिक पवनें चलती है, जो 40 से 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच विषुवत को पार कर जाती है। इसी को बोला जाता है कोरिलियोस बल के प्रभाव से विषुवत वृत्त को पार करने वाली इन व्यापारिक पवनों की दिशा उत्तर पश्चिमी से उत्तर पूर्व की ओर जाती है। यही दक्षिण पश्चिम मानसून है। समझ रहे हो ना? तो इसी ऋतु में ITCZ दक्षिण की ओर खिसक जाता है। इसी के अनुसार जो पवने के दिशा दक्षिण पश्चिम से बदलकर उत्तर पूर्व हो जाता, यही उत्तर पूर्व मानसून है। तो ये आपको याद रखना है कि उष्ण कटिबंधीय अभिसार जो होती है, एक विषुवत वृत्त स्थित निम्न दाब वाला वायु क्षेत्र है। ठीक है, ऐसा क्षेत्र जहां हवा नीचे की ओर जाता है नहीं, उच्च उच्च वार्षिक वाला क्षेत्र है नहीं, विषुवत वृत्त पर नहीं, उच्च दाब वाला नहीं, उच्च दाब वाला नहीं, निम्न दाब वाला, निम्न दाब वाला, निम्न दाब वाला। ठीक है, निम्न दाब वाला होती है। ठीक है, विषुवत वृत्त स्थित होती है। ठीक है, ये आपको अच्छे से देखो, मैं इसको डायग्राम से आपको समझाता हूँ। ठीक है, डायग्राम से आपको क्लियर होगा। मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ, ये क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम के लिए, इंपॉर्टेंट है। देखो, समझते हैं, देखो इसको। देखो, सबसे पहले ये क्या होती है, देखो, सबसे पहले समझते हैं। ITCZ, इसको बोला जाता है ITCZ, एक मतलब उष्ण कटिबंधीय अभिसार क्षेत्र है। क्या है? उष्ण 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 कटिबंधीय कटिबंधीय अभिसरण का क्षेत्र है। ठीक है, अभिसरण का क्षेत्र है, अभिसरण का क्षेत्र है। ठीक है, अब देखो, ये क्या होता है, जैसे जैसे ये हमारा अर्थ है, हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है। तो ये अर्थ पे आपको पता है ना कि एक लाइन होती है जो बीचों बीच काटती है, जिसको भूमध्य रेखा कहा जाता है, भूमध्य रेखा। तो ये भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, भूमध्य भूमध्य रेखा मतलब इक्वेटर, 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 भूमध्य रेखा के इक्वेटर के पास लो प्रेशर में, लो प्रेशर, लो प्रेशर वाला, लो प्रेशर वाला होती है। ये दोनों गोलार्ध के जो ट्रेड आसपास टकराती रहती है, कम दबाव के कारण हवा ऊपर उठती है, इससे ही मेघा या वर्षा बनती है। समझ रहे हो ना? ये भूमध्य रेखा के पास में लो प्रेशर वाला जोन होता है, लो प्रेशर वाला जोन होता है, दोनों गोलार्ध की पवनें। ठीक है, देखो ये अगर मैं बात करूं जुलाई में, तो जुलाई में देखा जाए ITCZ, ये जो होती है जुलाई में, जुलाई में, जुलाई में, जुलाई में क्या होती है, सूर्य से जो सूरज होती है उत्तर के कर्क रेखा की ओर जाती है, कर्क रेखा इधर, ये है कर्क रेखा, और ये है मकर रेखा, इधर की ओर जाती है, इधर की ओर जाती है। तो भारत में देखोगे ना, तो गर्मी उत्तर के भारत में गर्मी अधिक होती है, उत्तर भारत में, इधर ही हो जाती है, इधर पूरा गर्मी हो जाती है। इसलिए कम दबाव वाला क्षेत्र में उत्तरी अक्षांश खिसक जाता है, और ये डिग्री होता है 20 डिग्री से 25 डिग्री, 25 डिग्री होता है, 20 से 25 डिग्री होती है। ये स्थिति मानसून गत्र भी कहलाता है, यह इसी को बोला जाता है मानसून गत्र, मानसून, मानसून, मानसूनी गत्र, मानसूनी, मानसूनी गत्र।
गत्र कहा जाता है। मानसूनी गत्र कहा जाता है, ठीक है, मानसूनी गत्र कहा जाता है, इसको इसी को मानसूनी गत्र कहा जाता है, ठीक है। इसीलिए दक्षिण पश्चिम में चलने वाली जो हवा है, तो जो दक्षिण पश्चिम मानसून बनाती है ना, दक्षिण पश्चिम मानसून, यही भारत में भारी वर्षा कराती है। दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, पश्चिम पश्चिम मानसून, मानसून यही बहुत ज्यादा बारिश कराती है, बहुत ज्यादा बारिश कराती है भारत में, ठीक है। ये कोरोलियस बल क्या होती है? जब पवने मतलब पूर्व से पवने दक्षिण पश्चिम की ओर, उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती है, तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण ये दिशा मुड़ जाती है। दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाले जो पवने होती है ना, भारत में पहुंचकर दक्षिण पश्चिम मानसून बनाती है। और जो उत्तरी गोलार्ध में चलने वाले पवने उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुड़ जाती है, जो सर्दियों में बारिश होती है, आपने देखा होगा, ठीक है। अब जनवरी में क्या होती है? जनवरी में दक्षिण की ओर खिसक जाती है, इसलिए दक्षिण की ओर खिसकने के कारण भारत में उच्च दबाव बनता है, फिर उत्तर पूर्व मानसून कहलाता है। जो उत्तर पूर्व वाला मानसून होता है ना, वो तमिलनाडु में वर्षा कराता है। ये दक्षिण पश्चिम तो भारत के पूरे भारत में कराती है, लेकिन जो उत्तर पूर्व मानसून होती है, उत्तर पूर्व वाले मानसून जो होती है, उत्तर पूर्व वाले मानसून, ये तमिलनाडु में कराती है, तमिलनाडु में बारिश कराती है, ठीक है। समझ रहे हो? तो गर्मी में आईसीजीएल, दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम मानसून, और जनवरी में हवाएं पूर्व की तरफ जाती है, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत में किस पंचवर्षीय योजना के बाद राजकोषीय और आर्थिक सुधारों के साथ साथ उदारीकरण को अपनाया गया था? देखो, सबसे पहले राजकोषीय और आर्थिक उधारों के साथ साथ उदारीकरण, उदारीकरण का होता है लिबराइजेशन। लिबराइजेशन, देखो लिबराइजेशन क्या हुआ था? एलपीजी, एलपीजी ये आया था 1991 में। ये घटना घटी थी। कब घटी थी? जब भारत में आर्थिक संकट आ गया था, बहुत भयंकर आर्थिक संकट आया था। किसका? विदेशी मुद्रा भंडार का। तो एल मतलब होता है लिबराइजेशन, पी मतलब प्राइवेटाइजेशन, और जी मतलब ग्लोबलाइजेशन। एल मतलब प्राइवेट लिबराइजेशन का मतलब होता है जो भी सख्त कानून थी, वो उसको थोड़ा ढिलाई दिया गया और लो किया गया। और पी था जिसको बोला गया था प्राइवेटाइजेशन। भारत की आ- आधा से ज्यादा कंपनियां जो थी ना, उसको प्राइवेटाइज करके बेच दिया गया सरकारी को। और ग्लोबलाइजेशन जो होती है, ग्लोबलाइजेशन में क्या होती है? जो मतलब हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व के स्तर पर जोड़ दिया गया, ये हुआ था। तो यही बोला गया कि किस ऐसी पंचवर्षीय योजना हुआ था भारत में। तो ये पंचवर्षीय योजना हुआ था, आठवीं पंचवर्षीय योजना, आठवीं पंचवर्षीय योजना। ये भारत में आठवीं पंचवर्षीय योजना में राजकोषीय राजकोषीय और आर्थिक सुधारों के साथ साथ उदारीकरण अपनाया गया था। क्यों अपनाया गया था? क्योंकि ये तो घटना घटी थी, तो ये आया था 1992 से 1997 के बीच में रहा था। जब ये घटना घटी थी, तो 1992 से 1997 में आठवीं पंचवर्षीय योजना आया था, ठीक है। इसकी पूर्व वार्षिक योजना के समय से आर्थिक सुधार शुरू हुई हो चुकी थी। और जो बिगड़ी हुई थी ना, बिगड़ी हुई भुगतान संतुलन थी, वो अत्यधिक वित्तीय घाटे, मुद्रास्फीति की बढ़ती दर की संरचनात्मक को देखते हुए ये शुरू किया गया था। क्योंकि उसमें वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। ये जो ये लाए थे, ठीक है, निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण, ठीक है। तो यही आया था 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नई आर्थिक नीति के महतूत कराया गया था, ठीक है। समझ रहे हो? हाँ, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है ना?
तो अगले क्वेश्चन है, ठीक है, आगे चलते हैं। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना देखो, और इसमें जानते हो जब भारत में पंचवर्षीय योजना चलता था ना, तो बहुत सारे प्लान थे। जैसे फर्स्ट फर्स्ट ईयर प्लान था, तो ये चला था 1951 से 52 में, 1951 से 52 में, सॉरी 1956 तक चला था। 1951 से 56 तक चला था, फर्स्ट ईयर प्लान था। इसका मुख्य लक्ष्य था कृषि और सिंचाई। भारत में जब आजादी के बाद खाद्यान्न की कमी हुआ था, तो हरित क्रांति की नींव कृषि, सिंचाई, बांधों पर खर्च, प्रोजेक्ट भाखड़ा नागल दामोदर घाटी परियोजना जो था ना, यहीं से शुरू हुआ था। यहीं से पूछा जाता है कि भाखड़ा नागल और दामोदर घाटी परियोजना जो शुरू हुई थी, वो कौन सा पंचवर्षीय योजना था? तो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना के तहत। सेकेंड पंचवर्षीय योजना जो था, वो पीसी महालनोबिस के मॉडल पर अपनाया गया था, जहां पे भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर में स्टील प्लांट की विकास किया गया था। तीसरा जो पंचवर्षीय योजना था ना, वो आत्मनिर्भरता की तरफ था, लेकिन फेल हो गया। क्यों? क्योंकि चीन युद्ध के कारण 1962 में, और भारत पाक युद्ध 1965 में आर्थिक संकट हुआ, इसलिए ये प्लान फेल हुआ। तो दो हॉलीडे लाया गया। हॉलीडे 1966 से 69 लाया गया, वार्षिक योजना जिसको बोलते हैं। ठीक है। फिर फोर्थ ईयर प्लान आया, इसका था गरीबी गरीबी हटाओ। फोर्थ ईयर में गरीबी हटाओ की बात किया गया था, 1969 से ये 74 में आया था। गरीबी हटाओ की इंदिरा गांधी की सरकार ने गरीबी हटाओ नीति लाया था, जिसमें बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया 1969 में, और हरित क्रांति का विस्तार किया गया। 1969 में जो राष्ट्रीयकरण किया गया था ना बैंकों का, ये चौथी पंचवर्षीय योजना में ही किया गया था। फिर 5 ईयर प्लान में गरीबी हटाना प्लस न्यायपूर्ण विकास होना चाहिए। देखो, मैं एक एक लिखता हूँ क्योंकि ये बहुत जरूरी है। देखो, जैसे फर्स्ट ईयर प्लान, फर्स्ट ईयर 5 ईयर प्लान है ना, फर्स्ट ईयर प्लान, प्रथम फर्स्ट ईयर में लिखता हूँ, फर्स्ट ईयर प्लान। फर्स्ट ईयर प्लान जो चला था, ये चला था 1951 से 1956 तक। इसमें देखो क्या किया गया था, इसमें क्या किया गया था, इसमें हरित क्रांति की नींव रखी गई। हरित क्रांति, हरित क्रांति की नींव रखी गई। नींव नींव रखी गई, और सबसे इम्पोर्टेंट है ना, जो भाखड़ा नागल है, भाखड़ा 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 नागल नागल और दामोदर घाटी, दामोदर दामोदर घाटी, यहीं से शुरू हुआ था, फर्स्ट से। ठीक है। दूसरा पंचवर्षीय योजना जो हुआ, दूसरी पंचवर्षीय योजना, ये चला 1956 से 1961 तक। इसमें देखो क्या किया गया, इसमें ये पीसी महालनोबिस के आधार पर, इसमें भिलाई भिलाही भिलाई, दुर्गापुर दुर्गापुर और दुर्गापुर और राउरकेला में कराया गया। ठीक है। थर्ड ईयर प्लान में आत्मनिर्भरता था, थर्ड ईयर प्लान में आत्मनिर्भरता था, सेल्फ सफिशिएंसी था। लेकिन क्या हुआ ना कि ये जो टारगेट था, ये फेल हो गया, क्योंकि 1962 का भारत चीन युद्ध और 1965 का भारत पाक युद्ध पूरी तरीका से फेल रहा। इसी के कारण योजना असफल रहा, इसलिए दो प्लान हॉलीडे लागू किया गया। ठीक है। प्लान हॉलीडे था 1966 से 69, 3 साल का। फिर 5 ईयर प्लान आया, जिसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। और इसी में फोर्थ ईयर प्लान में ही गरीबी गरीबी हटाओ हटाओ गरीबी हटाओ प्लस 1969 में बैंक का बैंक का बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है। फिर 5 ईयर प्लान में गरीबी हटाओ के तो न्यायपूर्ण विकास,
गरीबी, गरीबी हटाओ, हटाओ प्लस न्यायपूर्ण, न्यायपूर्ण विकास, विकास ये किया गया, ठीक है। और इसी में गरीबी इसी में मिनिमम नीड्स प्रोग्राम शुरू किया गया, 20 पॉइंट पर ग्राम शुरू किया गया, ठीक है। फिर रोलिंग प्लान आ गया इसी में, मोदी सरकार, पुराना जनता पार्टी जो था ना, रोलिंग प्लान लागू कर दिया। फिर 6 ईयर प्लान, 6 ईयर प्लान में देखो क्या हुआ। 6 ईयर प्लान में गरीबी हटाना, गरीबी हटाना प्लस तकनीक उन्नति, तकनीक, तकनीक उन्नति, उन्नति ये आया गया, ठीक है। फिर 7 ईयर प्लान में मुख्य खाद्य, मुख्य लक्ष्य खाद्य काम पर उत्पादकता, फिर से आ गया सेकेंड हॉलीडे प्लान, आर्थिक संकट आया था ना 1990 कानून में। फिर 8 ईयर प्लान में मुख्य लक्ष्य था आर्थिक उदारीकरण, एलपीजी आया था, आठवीं आठवीं प्लान में आया था, यही आठवीं प्लान में, आठवीं प्लान में यही आया था, एलपीजी लाया गया था, एलपीजी, एलपीजी आया था। फिर 9 ईयर प्लान में आया था मानव विकास, 9 ईयर प्लान में आया मानव विकास, विकास, ठीक है। और 10 ईयर प्लान में विकास दर 11, समावेशी 11 में जो आया था ना, वो समावेशी विकास था, इंक्लूसिव ग्रोथ। और 5 ईयर में था फास्टर सस्टेनेबल मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, उसके बाद ये खत्म हो गया, प्लानिंग को बंद कर दिया गया, ठीक है। 11 में क्या था, 11 में था समावेशी विकास, याद रखना है, समावेशी विकास, समावेशी विकास। यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, डी, डी यहां तक, डी। और ये देख रहे हो ना, ये जो है ना, ये जो है, ये मानव विकास का है, मानव, मानव विकास, जो था ना, वो मानव विकास की बात हुई थी नौवीं में, नौवीं में मानव विकास की बात हुई थी। और छठी पंचवर्षीय में योजना था तकनीकी, तकनीकी की बात हुई थी, तकनीकी, तकनीकी, गरीबी हटाना और तकनीकी, 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 तकनीकी उन्नति, उन्नति था। और 7वां में हुआ था खाद्य काम उत्पादकता, ठीक है, 7वीं में। और 8वीं में तो हो गया। मीर कासिम का नाम भारत के निम्नलिखित में किस युद्ध से संबंधित है। तो देखो मीर कासिम जो होता ना, देखो एक तो हुआ था प्लासी का युद्ध, कब हुआ था, ये हुआ था 23 जून, 23 जून 1757 को, ठीक है, 1757 को हुआ, ठीक है। और ये जो हुआ ना बक्सर का, वो 22 अक्टूबर, 22 अक्टूबर 1764 को हुआ। इसी से मीर कासिम का है, यही लड़ा था मीर कासिम, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। कैसे समझते हैं देखो, यहां तक क्लियर हो गया ना। देखो मीर कासिम भारत में बक्सर युद्ध से संबंधित है, क्योंकि जब बक्सर के युद्ध लड़ा गया था ना, तो सफल हेक्टर मुनरो और संयुक्त सेना का नेतृत्व किए थे, और गुरगन खां द्वारा किया गया था। और कब हुआ था, 22 अक्टूबर 1764 को। बंगाल से जो निष्कासित थे ना, ये कौन, मीर कासिम, मीर कासिम बंगाल से निष्कासित कर दिया गया था, क्योंकि ये अंग्रेज के जो नीति थी ना, उसके विरोध किया था इन्होंने, विरोध किया था, इसके कारण इसको निष्कासित कर दिया गया था। तो फिर इन्होंने क्या किया, मीर कासिम, फिर अवध के नवाब सुजाउदौला, फिर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के समक्ष तीन सेना मिलके बक्सर के युद्ध में हार गए ये लोग। फिर बक्सर के युद्ध के बाद फिर से बंगाल का नवाब मीर जाफिर बना, लेकिन बंगाल का जो गवर्नर था ना, वो बेसिटाट था। यही में बक्सर के युद्ध में कहा है, प्लासी की अपेक्षा बक्सर ने भारत की पुरुषता को अधिकतर तर्क संगत माना है, ठीक है, समझ रहे हो। ये जो मीर कासिम था ना, मीर कासिम,
देखो जो मीर कासिम था ना, ये यही मीर कासिम तीनों मिलके लड़ाई लड़ाई लड़ा था। देखो मीर कासिम कौन था? ये बंगाल का नवाब था। कौन था? तो मीर जाफर का ये दामाद था। देखो समझते हैं मीर कासिम के बारे में, क्योंकि यहाँ से पूछता है क्वेश्चन। देखो कौन था ये सबसे पहले समझते हैं। देखो इसकी पूरा हम पोस्टमार्टम करते हैं ये व्यक्ति का। देखो मीर कासिम, देखो मीर कासिम जो था भाई, मीर कासिम, मीर जो कासिम था, ये कौन था? ये मीर कासिम जो था ना, ये बंगाल का नवाब बना था। बंगाल का नवाब था लेकिन ये बंगाल का नवाब बना, नवाब, नवाब, नवाब बना। ये बना 1760 से 63 के बीच में, ठीक है। फिर क्या हुआ ना, मीर जाफर इसका दामाद था। जो मीर जाफर था, मीर जाफर, मीर जाफर जो था इसका दामाद था। मीर जाफर का दामाद था, इसका नहीं, उसका वो दामाद था, दामाद था, ठीक है। मीर जाफर को हटाकर अंग्रेज ने मीर कासिम को नवाब बनाया। देखो मीर जाफर, देखो जब मीर जाफर को बनाया गया ये क्या बोलते हो, नवाब, तो ये बेचारा सही से काम नहीं कर पा रहा था, मतलब उतना सक्षम नहीं था, अंग्रेज के अनुसार नहीं चल पा रहा था। तो अंग्रेज ने सोचा ना कि चलो मैं मीर जाफर को हटा के मीर कासिम को बना देता हूँ, मीर कासिम को। और मीर कासिम तो बड़ा चतुर निकला, मीर कासिम को मैं बना देता हूँ। पहले तो बनाया मीर जाफर को, लेकिन इसको हटा के फिर मीर कासिम को बनाया। लेकिन मीर कासिम ने क्यों नवाब बनाया गया? क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि कठपुतली बन के रहे, ठीक है, उनके आदेश को माने, बंगाल के राजस्व पर पूरा नियंत्रण हो। लेकिन मीर कासिम और अंग्रेज के बीच में विवाद छिड़ गया। अंग्रेज का दस्तक का दुरुपयोग होने लगा, अंग्रेज टैक्स फ्री व्यापार सब होने लगे, तो बंगाल के व्यापारियों को नुकसान होता रहा। तो इसीलिए जो मीर कासिम थे ना, वो समान व्यापारिक इक्वलिटी लागू करने के लिए बोला, लेकिन ये तो चुनौतीपूर्ण हो गया। तो इसीलिए क्या किया उन्होंने, अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद अंग्रेज से लड़ाई करना शुरू हो गया। पता जब ये राजधानी, इसकी राजधानी पता क्या था? इसकी राजधानी, इसकी राजधानी पता है क्या था? इसकी राजधानी, इसकी राजधानी जो थी, इसकी राजधानी जो थी, वो मुर्शिदाबाद से मुंगेर बनाया था। मुर्शिदाबाद से, मुर्शिदाबाद से, मुर्शिदाबाद से ये कन्वर्ट करके मुंगेर लाया था, मुंगेर, मुंगेर लाया था, ठीक है। मुंगेर कर दिया था इसी के समय में। और सेना को आधुनिक बनाने की कोशिश किया, भ्रष्ट अधिकारियों पर नियंत्रण किया, अंग्रेज के अधिक जो अंग्रेज लूट मार कर रहे थे उसको रोकना था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर मीर कासिम अंग्रेज के बीच में बहुत सारा युद्ध हुआ, बहुत सारा युद्ध हुआ। जैसे गिरिया का युद्ध हुआ, पटना के पास हुआ था गेरिया, एक गेरिया का युद्ध हुआ था, गेरिया, गेरिया का युद्ध हुआ था। ये हुआ था 1763 में, 1763 में पटना के पास। फिर अंग्रेज ने नवाबी सेना को हरा दिया। फिर उधवा का युद्ध हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट हुआ बक्सर का युद्ध। सुजाउदौला नवाब था अवध का, फिर शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट था, और मीर कासिम था। इनके बाद युद्ध हुआ और अंग्रेज ने निर्णायक युद्ध हुआ। पता है जब ये युद्ध हुआ ना भाई, ये युद्ध होने के बाद बंगाल बंगाल में मानो ना तो एक क्रांतिकारी योजना शुरू हो गया अंग्रेज के द्वारा। तो फिर 16 अगस्त 1765 को बंगाल, ये क्या बोलते हैं, इलाहाबाद का द्वितीय संधि हुआ, और 1765 में ही बंगाल में पूरी तरीका से अपना अधिकार कर लिया। किसका? दीवानी का। दीवानी मतलब होता है टैक्स वसूलने वाला। ये टैक्स वसूलने वाला पूरी पावर ले लिया अपने हाथ में। तो सोचो, एक तरह से तो उन्होंने प्रशासनिक अधिकार भी ले लिया और राजनीतिक अधिकार भी ले लिया, ठीक है। और इसी समय क्या हुआ था, द्वैत शासन शुरू हो गया था, 1765 में ही शुरू हो गया था। तो भारत में अंग्रेजी शासन का बुनियादी जो शुरुआत थी ना, वो यहीं से शुरू होता है। कहाँ से? यहीं से। कहाँ से?
यहीं से बक्सर का युद्ध से। बक्सर का युद्ध मानो ना तो अंग्रेज के लिए एक वरदान साबित हुआ। समझ रहे हो ना, वरदान साबित हुआ बक्सर के युद्ध। क्योंकि उस समय क्या हुआ, जब बक्सर का युद्ध हुआ तो उसी समय ये सब हुआ था। समझ रहे हो। और उस समय रॉबर्ट क्लाइव के समय में ही भारत बंगाल में द्वैत शासन लगाया गया था। द्वैत शासन, द्वैत शासन, ठीक है। तो बंगाल में द्वैत शासन का जनक जो है ना, ये रॉबर्ट क्लाइव को ही माना जाता है। रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव जो है ना 2 बार आया था। एक 1757 से 60 में, फिर 1765 से 67 के बीच में रहा था। ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया हो। आगे चले। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टी। यहाँ तक क्लियर। अगला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो ये सब मैं बता दिया। देखो, किसी भी अर्थव्यवस्था में जनता द्वारा संचित धन निष्क्रिय आय वेग के बराबर होता है। मतलब जो भी किसी भी अर्थव्यवस्था में जो जनता द्वारा धन होती है, धन द्वारा संचित धन होती है, निष्क्रिय आय का आय वेग के बराबर होता है। शून्य से अधिक, शून्य, एक या एक से अधिक। तो एक से शून्य से अधिक नहीं, एक से अधिक होता है। सॉरी, शून्य होते हैं, शून्य शून्य होता है। शून्य कैसे शून्य होता है? देखो, किसी भी अर्थव्यवस्था में जनता द्वारा जो संचित धन होता है ना, उसका आय शून्य के बराबर होता है। कैसे? कैसे देखो, जब भी हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था का, तो कोई भी अर्थव्यवस्था आपको पता है ना, टैक्स देते हैं सरकार को, टैक्स दिया जाता है। और टैक्स देने के बाद जो भी पैसा बचती है वो पब्लिक के होता है। तो क्या मानते हैं हम लोग? उस पैसा को एक नॉमिनल, मतलब नॉमिनल इनकम मानते हैं। तो यही बोला गया है कि जो भी हम लोग अर्थव्यवस्था होती है ना, वो शून्य होती है, संचित धन। ठीक है। इसमें क्या लिखा है कि व्यय का मूल वस्तुओं के मूल्य के बराबर होना चाहिए। इसलिए हम समस्त आय की माप फर्म के उत्पादन सेवाओं के मूल्य की गणना करते हैं। ठीक है, ये बात है। यदि तो इसका आंसर शून्य होगा। यदि अर्थव्यवस्था यदि प्राथमिक घाटे और ब्याज के भुगतान दोनों की दुगना किया जाए तो राजकोषीय घाटा में क्या परिवर्तन होगा? यदि प्राथमिक घाटा और ब्याज के भुगतान को देखो, सबसे पहले तो प्राथमिक घाटा होता क्या है, समझते हैं। प्राथमिक घाटा होता क्या है? प्राथमिक प्राथमिक जो घाटा होती है वो होती है राजकोषीय, राजकोषीय घाटा प्लस ब्याज। ब्याज ये होती है। अब कह रहा है कि ब्याज और प्राथमिक, देखो, यदि प्राथमिक घाटा और ब्याज के दोनों को दुगना कर दिया जाए, ये भी दुगना कर दिया जाए और ये भी दुगना कर दिया जाए, तो घाटे में क्या परिवर्तन होगा? तो अगर दुगना कर दिया जाए इसको, तो राजकोषीय घाटा यहाँ से क्या आ जाएगा? 2 - 2 ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? क्या होगा? 100% बढ़ जाएगा। मतलब ना, प्राथमिक घाटा अगर ब्याज को दुगना कर दोगे तो राजकोषीय घाटा 100% बढ़ जाएगा। क्योंकि आपको पता है ना, सकल राजकोषीय घाटा जो होती है, सरकार कितना व्यय किया, मतलब कितना खर्च किया और कितना राजस्व प्राप्ति किया गैर से, इससे, ये होती है। ठीक है। तो 100% बढ़ जाएगा। 100% बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा? समझते हैं। देखो, ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो क्या लग रहा है आपको, बिहार दरोगा है, कुछ भी पूछ सकता है। और वैसे भी अब बीजेपी की सरकार आ गया है। दरोगा के बारे में सोचिए, पता नहीं सीट का क्या हाल होगा। कुछ भी हो सकता है भाई, जमाना बदल चुका है। ठीक है। तो अगर प्राथमिक घाटे और ब्याज के भुगतान दोनों को दुगना कर दिया जाए तो 100% क्या होगा? बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा बताते हैं।
इसको हटा, पहले इसको हटाते हैं फिर बताते हैं। सबसे पहले प्राथमिक घाटा और ब्याज के भुगतान को अगर दुगना कर दिया जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा? देखो हम जानते हैं, जो हम जानते हैं कि जो राजकोषीय घाटा क्या होती है, राजकोषीय घाटा जो होती है, राजकोषीय घाटा को राजकोषीय घाटा क्या होती है, जब दुगना करेंगे तो दोनों सही है, 100% बढ़ जाएगा बिल्कुल। निम्नलिखित में निम्नलिखित में राजकोषीय घाटा समझ रहे हो ना? देखो, एक होती है राजकोषीय घाटा और एक होती है राजस्व घाटा। राजस्व घाटा होती है कि राजस्व व्यय कितना हुआ और कितना प्राप्ति हुआ, ये है। देखो निम्नलिखित में किसमें धारा के प्रवाह के विरोध शक्ति न्यूनतम होती है? देखो, निम्नलिखित में किसमें धारा के प्रवाह के विरोध शक्ति न्यूनतम होती है? तो एक उच्च प्रतिरोध में नहीं, ज्यादा होगा ना। एक कुचालक में नहीं, एक अच्छे विद्युत रोधी में, एक अच्छे सुचालक में, एक अच्छे विद्युत रोधी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11 के एक, क्योंकि हम जानते हैं V बराबर होती है IR। ओम्स ला क्या वैलिड है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर पे, ठीक है। टेम्परेचर पे क्या होती है? ओम्स ला वैलिड है कंडक्टर के लिए, कंडक्टर के लिए, कंडक्टर के लिए ही ये वैलिड है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी भोजन बनाने वाले पात्र के लिए सबसे अधिक वांछनीय गुण कौन सा है? मतलब किसी अगर भोजन बनाना चाहते हो तो देखो, तो उच्च क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? किसी अगर भोजन बनाने वाला पात्र मतलब बर्तन, बर्तन में सबसे अधिक वांछनीय गुण क्या होना चाहिए? उच्च विशिष्ट ऊष्मधरिता और निम्न चालकता, नहीं, उच्च विशिष्ट धरिता और उच्च चालकता होना चाहिए, बिल्कुल सी हो जाएगा। नहीं, निम्न ऊष्म धरिता और उच्च चालकता, हाँ ये होना चाहिए, सॉरी। निम्न निम्न विशिष्ट ऊष्म धरिता और उच्च चालकता होना चाहिए अगर आपको बनाना है तो। मतलब किसी भी भोजन बनाने वाला जो पात्र होना चाहिए, अधिक वांछनीय गुण ही होगा विशिष्ट उष्म धरिता, निम्न विशिष्ट उष्म धरिता और उच्च चालकता होना चाहिए, तभी तो वो अच्छा अच्छा खासा धारा को मतलब हीट कर पाएगा। समझ रहे हो ना? उष्मा का सबसे अच्छा चालक पारा होती है, ठीक है, सही बात है। तो निम्न विशिष्ट उष्मा, क्योंकि फार्मूला क्या होती है, फार्मूला जो होती है ना, Q इक्वल टू होती है MC डेल्टा टी, ये होती है MC डेल्टा टी, MC डेल्टा टी, MC डेल्टा टी। तो यहां से अगर हम C निकालते हैं, C निकालते हैं तो Q बाई डेल्टा टी, डेल्टा टी, ठीक है। तो C होने के लिए ये जो है ना सबसे अधिक होना चाहिए। अगर सबसे अधिक नहीं होगा तो हम कैसे कहेंगे कि ये हो रही है, ठीक है। समझ में आ गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निम्न विशिष्ट ऊष्मधारिता और उच्च चालकता होना चाहिए। निम्न निम्न चालक, देखो निम्न जहां जहां उसको काट दो, ये काट दो। उच्च चालकता तो सही है, उच्च चालकता रहेगा तभी तो हम खाना बना पाएंगे सही से, लेकिन उच्च विशिष्ट नहीं होना चाहिए, निम्न विशिष्ट होना चाहिए, ठीक है। तभी हम उस चीज को सही कर पाएंगे। समझ समझ में आ रहा? यहाँ तक क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यही होते हैं ना फॉर्मूला। देखो, अगर भारी चीज को गर्म करने के लिए हीट चाहिए और हल्की हल्की चीज को कम करने के लिए हीट होती है, इसलिए विशिष्ट उष्मा अधिक होगी तो उसका गर्म के लिए ज्यादा हीट लगेगी। इसीलिए क्या होती है, जल्दी गर्म हो जाए सी कम होना चाहिए, पानी देर से गर्म होता है सी ज्यादा होता है, इसीलिए
समझ रहे हो ना? इसीलिए विशिष्ट ऊष्माधारिता कम होना चाहिए अगर आपको जल्दी हीट करना है तो। समझ रहे हो ना? मतलब ऊष्माधारिता क्या है? किसी भी वस्तु का जो टेम्परेचर होता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जितनी हीट चाहिए उसी को तो हीट कैपेसिटी कहा जाता है। हीट कैपेसिटी कहा जाता है, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी कहा जाता है। अब हीट कैपेसिटी कहा जाता है तो हीट कैपेसिटी का मतलब समझ रहे हो ना? मतलब ना कि जितना इसका हीट कैपेसिटी ज्यादा रहेगा, मतलब वैल्यू ज्यादा रहेगा, तो उतना अच्छा क्या होगा, इस वस्तु का हीट होगा। समझ रहे हो ना? तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि अगर हम, कहाँ गया, हाँ, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अब तक, यहाँ तक क्लियर हो गया तो बी, बी का आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी, इसका आंसर 12 का बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो समझ में आ गया ना? देखो, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो इसका आंसर मैं बताता हूँ। देखो, सबसे पहले होती है हाई थर्मल कंडक्टिविटी, मतलब उच्च चालकता। दो चीज होती है ना, एक तो होती है हाई थर्मल कंडक्टिविटी, कंडक्ट कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी इसका मतलब हो गया कि उच्च चालकता, उच्च चालकता, चालकता, उच्च चालकता, ठीक है, उच्च चालकता। तो देखो, उच्च चालकता मतलब ना, ताकि बर्तन जल्दी गर्म हो जाए, भोजन समान रूप से पक जाए, और ऊर्जा या गैस कम लगे। जैसे स्टील, स्टील क्या है, स्टील हो गया, स्टील के बर्तन हम लोग यूज करते हैं ना। अल्मुनियम हो गया, शॉर्ट में लिखते हैं अल्मुनियम, ठीक है। और और क्या हो गया, लो स्पेसिफिक, लो स्पेसिफिक हीट, हीट, लो स्पेसिफिक हीट, इसका मतलब ना कि ताकि बर्तन को गर्म करने में ज्यादा हीट न लगे, तुरंत गर्म हो जाए और तुरंत ठंडा भी हो जाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, निम्न निम्न विशिष्ट ऊष्मा होना चाहिए और उच्च चालकता होना चाहिए। इसका आंसर बी होगा। ठीक है, हीट कैपेसिटी। अगला क्वेश्चन है, कोई स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु अपनी चाल के प्रथम, द्वितीय और तृतीय nवें सेकंड में दूरी को इस प्रकार गमन करते हैं, करेंगे तो क्या समांतर श्रेणी बनेगी, ज्यामितीय श्रेणी बनेगी, कोई कोई सुपरहित नहीं, ये तो आंसर नहीं होगा। क्रमिक प्राकृतीय संख्याओं के वर्ग क्रम के अंतर्गत संगत श्रेणी बनाती है। देखो, समझते हैं इसको। इसका आंसर क्या होगा, सबसे पहले हम लोग समझते हैं इसका आंसर क्या होगा। कौन सा क्वेश्चन था, हाँ, इसका इसका आंसर होगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर होगा, सॉरी सॉरी, ए होगा, ए। ए क्यों होगा ए, क्योंकि जब भी हम कोई स्वतंत्र रूप से वस्तु गिराते हैं ना, तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इनमें सेकेंड समांतर श्रेणी बनाता है, समानांतर श्रेणी। समझ रहे हो, समानांतर श्रेणी बनती है, समानांतर श्रेणी बनाया जाता है, ऐसे सीरीज बनती है, इस तरह से। G/2, फिर बनेगा 3G/2, फिर 5G/2, फिर 7G/2, इस तरह से बनता है, देख रहे हो। तो इस तरह से क्या होगा, समझ रहे हो। तो इस तरह से अगर देखा जाए
तो क्या होगा, एक नंबर सीक्वेंस में बन रहा है, तो क्या देखो तो एपी में बन रहा है, एपी में 3G से जी, तो 2G/2 बन रहा है। फिर देखो तो 5 2G/2, 2G/2, तो देखो बन रहा ना, तो समानांतर श्रेणी में ये बन रहा है। आंसर सही है, ये होगा। समझ में आ गया, क्योंकि जब एनवा सेकेंड होती है, देखो इसका फॉर्मूला होता है एसएन बराबर ए, सॉरी ए नहीं, यू प्लस ए बाई टू 2n-1, 2n-1 होता है, 2n-1। और पहला में क्या है, जब गिराया गया तो उस समय तो जीरो रहा होगा, तो जीरो, और ए बराबर जो रहेगा वो जी रहेगा, तो यहां से रखोगे एस वन रखोगे, एस वन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, एस वन रखोगे तो क्या हो जाएगा, जी बाई टू, जी बाई टू, जी बाई टू, जी बाई टू ही आएगा, क्योंकि एन का वैल्यू वन, तो वन, टू में से टू। फिर एस टू रखोगे तो क्या होगा, ये तो जीरो ही रहेगा, तो टू रखोगे तो ये हो जाएगा G/2 × 3। तो इस तरह से सीरीज चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा। तो देख रहे हो ना, एक ऐसा ग्राफ बन रहा है जो एपी में बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक आयताकार कुंडली एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूम रही है। चुंबकीय क्षेत्र की कुंडली के तल के लंबवत है। यदि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कुंडली की गति स्पीड कम हो जाती है तो क्या प्रभाव होगा, उसकी चुंबकीय क्षेत्र नष्ट कर देगी। प्रेरित विभवांतर बढ़ेगा, प्रेरित विभवांतर घटेगा, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता प्रदान करेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेरित विभवांतर घटेगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। देखो, एक आयताकार जब चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में घूम रही है, ठीक है, घूम रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र के दिशा के जो लंबवत है, यदि चुंबकीय क्षेत्र की गति, जो गतिमान कुंडली है उसको कम कर दे, तो जो विभवांतर होगा ना, विभवांतर वो कम जाएगा। क्यों कमेगा, क्योंकि ये फ्राइडे के नियम है। फ्राइडे का नियम कहता है कि यदि चुम्बक की गति कुंडली के सापेक्ष कम कर दी जाए, तो कुंडली से जो गुजरने वाला चुंबकीय बल की संख्या जो होती है ना, वो कम हो जाती है, और जब वो कम हो जाती है तो चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन आता है। तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र के गति के बढ़ने पर विभवांतर तो बढ़ जाएगी, लेकिन अगर चुंबकीय क्षेत्र की गति घटेगा तो घट जाएगी। ये होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। सी, समझ रहे हो। मतलब ना, चुंबकीय क्षेत्र में क्या होती है, जब अगर कुंडली बढ़ा दी जाए तो चुंबकीय फ्लक्स भी बहुत तेजी से बढ़ता है, ईमीए भी बढ़ता है, प्रेरित धारा भी बढ़ेगी, परिणाम होगा विद्युत विभव बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, कुंडली की गति स्पीड कम हो जाती है, तो कम हो जाती है तो प्रेरित विभवांतर भी घट जाएगा। प्रेरित विभवांतर मतलब समझते हो, ईमीएफ, ईएमएफ, ईमीएफ, ईमीएफ, ईमीएफ घट जाएगा। यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो जी का मान भूमध्य रेखा पर क्या हो जाएगा। अगर पृथ्वी क्या हो, घूर्णन ही करना बंद कर दे तो क्या होगा, बढ़ जाएगा, जी का मान बढ़ जाएगा, जी का मान बढ़ जाएगा। यदि पृथ्वी घूर्णन करना ही बंद कर दे तो जी का जो मान होगा ना, वो भूमध्य रेखा पर बढ़ जाएगा, क्योंकि जी का मान जो होती है ना, वो प्रभाव करता है। पृथ्वी के अपने अक्ष से घूमना बंद कर दे तो विषुवत रेखा पर जी का मान बढ़ जाएगा। समझ रहे हो, ये बस इतना याद रखो, क्योंकि जो वर्तमान का जी का मान थोड़ा कम ऊपर नीचे है ना, तो बढ़ जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स घट जाएगा, बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2025 में आयोजित एक्स एक्वेरियन नामक सैन्य अभ्यास कौन से देश में शामिल रहे, तो ये भारत और मालदीव के बीच में होता है, भारत और मालदीव के बीच में। जो एक्स एक्वेरियन नामक सैन्य अभ्यास है ना, वो भारत और मालदीव के बीच में होता है। ठीक है, याद रखना। फरवरी 2025 तक भारत में रामसर अस्त्रों की कुल संख्या कितने हैं, देखो अभी भारत में रामसर अस्त्रों की कुल संख्या फरवरी तक पूछा गया ना, तो अभी ये 97 हो चुका है। रामसर अभी अभी रामसर साइट भारत में अभी 97 हो गया, अभी 97। ठीक है, ठीक है।
ठीक है, तो यहां तक देखो, इसके आंसर में 97 कर लो, अभी वर्तमान में 97 हो चुका है। अभी वर्तमान टाइम में रामसर, सॉरी सॉरी, 94 हो चुका है, 94, 94 हो चुका है, 94। भारत में अभी अभी देखा जाए तो वर्तमान में रामसर कन्वेक्शन लगभग 94 हो चुके हैं, 94 रामसर साइट हो चुके हैं अभी वर्तमान में। ठीक है, और बिहार में भी 6 रामसर साइट हो चुका है, 6 रामसर साइट, कौन कौन सा? 6 रामसर साइट हो चुके हैं। कौन कौन सा है मैं बताता हूँ। पहला है कांवर लेक, कहाँ है? बेगूसराय में, गंगा तट के पास स्थित एक ऑक्सबो लेक है, बिहार की पहली रामसर साइट है। फिर है नागी बर्ड, नगी नगी बर्ड सेंचुरी, जमुई में है। फिर है नकटी, नकटी भी कहाँ पे है? जमुई जिला में है। फिर है उदयपुर झील, पश्चिमी चंपारण जिला में है, 2025 में घोषित हुआ है। फिर गोकुल, गोकुल बक्सर में, ये भी 2025 में हुआ है। फिर है किशनगंज में एक नया है, गोलाबुल लेक, ये भी हुआ है हाल फिलहाल में। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो फरवरी 2025 छोड़ दो, ये अभी लेटेस्ट पढ़ लो, ये क्वेश्चन को अभी मतलब करंट के हिसाब से पढ़ो। ठीक है, अभी अगर देखा जाए ना तो भारत में 94 साइट रामसर साइट घोषित है अभी। ठीक है, 94 साइट अभी टोटल है। ठीक है, अभी 94 वो हो गया, कितने? 94 टोटल भारत में अभी। भारत के अगर आप पूछा जाए प्रथम रामसर साइट कौन था, तो चिल्का झील उड़ीसा में, और केवला देव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का सबसे पहला था। और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा है, तमिलनाडु के बाद उत्तर प्रदेश में। अगर पूछा जाए भारत के सबसे छोटा रामसर साइट कौन है, तो रेणुका वेटलैंड्स कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और सबसे ज्यादा रामसर साइट कहाँ है? 20 से भी ज्यादा, तमिलनाडु में। ठीक है, और हर हर वर्ष 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? वेटलैंड्स डे मनाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। सितंबर 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किए? तो ये किया है, ये किए हैं, कहाँ किए हैं? ये किए हैं यहाँ पे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में किए हैं, ये महाराष्ट्र में किया है। राष्ट्रपति जी ने महाराष्ट्र में विश्व शांति विहार का उद्घाटन किया। भारत के राष्ट्रपति जी ने कहाँ पे? लातूर जिला, लातूर जिला के नवनिर्मित विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किए हाल ही में। ठीक है, भूकंप के देखो, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला है? तो ये है केसर। कौन करता है? विश्व के सबसे अधिक केसर। अभी भारत में अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर, लेकिन विश्व के स्तर पे पूछा गया है तो ईरान। कौन? ईरान। केसर जो है ना वो ईरान करता है। विश्व में सबसे ज्यादा केसर उत्पादन करने वाला देश ईरान है। ईरान के बाद स्पेन, फिर अफगानिस्तान है। और केसर का वानस्पतिक नाम है कोकस सटाइवस। अगर भारत की बात किया जाए तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ और पपोस के क्षेत्र में उगाया जाता है। भूकंप के केंद्र ठीक ऊपर पृथ्वी के सतह पर जिस बिंदु का आता है उसको बोला जाता है अधिकेंद्र, अधिकेंद्र। ठीक है, अधिकेंद्र पृथ्वी के केंद्र के ठीक ऊपर, पृथ्वी के जिस सतह पर पृथ्वी को होता है उसको एपी सेंटर कहा जाता है, एपी सेंटर, एपी। और भूकंप के अध्ययन को क्या बोलते हैं? सिम्लोलॉजी। और भूकंप की तीव्रता को सीमोग्राफी रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा गर्म जल धारा है? गर्म जल धारा, देखो ये तो ये अल नीनो, फिर हमोल्ड, फॉकलैंड, डिब्रूलैंड। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी, अल नीनो। अल नीनो गर्म गर्म जल धारा है। ठीक है, अल नीनो जो है वो गर्म गर्म जल धारा है। ठीक है, समझ रहे हो?
गर्म धर जारा और ठंडी जल धारा, याद कर लो। ठीक है, यहां तक क्लियर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अल नीनो, अल नीनो, अल नीनो, अल नीनो। जो गर्म जलधारा है, गर्म जलधारा। अगला क्वेश्चन है, गर्म जलधारा और ठंडा जलधारा लिख लेते हैं थोड़ा सा। कौन कौन सा, कौन कौन सा है भारत में? भारत में बहुत सारा है, लेकिन विश्व लेवल पे कौन कौन सा है? ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो गर्म जलधारा कौन सी है? अल नीनो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आगे चलते हैं। देखो, भारत के अलावा मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सा जो गर्म जलधारा हैं जो आपको याद रखना चाहिए। विश्व के जलमंडलों, गर्म गर्म जलधारा, ये भी पूछा जाता है। बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से पूछ देता है, कभी मतलब एक एक दो दो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है यहाँ से। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अगला क्वेश्चन है, चावल उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है? तो ये है चीन का। चीन का चावल उत्पादन सबसे ज्यादा चीन करता है। सबसे ज्यादा चीन करता है। ठीक है, सबसे ज्यादा चीन करता है। सबसे ज्यादा चीन करता है चावल उत्पादन में। विश्व में प्रथम स्थान पर चीन है। चावल का जन्म भूमि जो है ना, चीन ही को माना जाता है। ठीक है, और भारत दूसरा सबसे ज्यादा चावल उत्पादन करता है। गेहूं, चीन भी जो है ना, गेहूं के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पे आता है। अमेरिका मक्का उत्पादन में विश्व में पहला स्थान पे आता है। और भारत गन्ना उत्पादन में ब्राजील के बाद दूसरा में स्थान पे आता है। ठीक है, समझ रहे हो? यहाँ तक क्लियर। आगे चलते हैं। कह रहा है, किस ग्रह के घूर्णन की दिशा पूरब से पश्चिम है? पूरब से पश्चिम, देखो, दो ही ग्रह है। एक तो हमारा सन जो है, सन है, और एक है हमारा अर्थ। अर्थ का रोटेशन कहाँ से कहाँ है? अर्थ का रोटेशन है पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब। तो इसमें बोला गया है कि किस ग्रह की घूर्णन की दिशा पूरब से पश्चिम है? पूरब से पश्चिम। तो पूरब से पश्चिम किसका है? इसका क्या बोलते हो, शुक्र का। सॉरी सॉरी, बुध का बुध का। ठीक है, बुध का है ना। बुध का शुक्र ग्रह के घूर्णन की दिशा पूरब से पश्चिम है। शुक्र और अरुण ग्रह को छोड़कर सभी ग्रह जो है ना, वो दिशा पश्चिम से पूर्व है। शुक्र और अरुण ग्रह को छोड़कर सभी दिशा पश्चिम से पूर्व है, लेकिन इसका पूर्व से पश्चिम है। देखो, इसका पूर्व से पश्चिम है। इस किस ग्रह की दिशा पूर्व से पश्चिम है? पूर्व से पश्चिम। तो एक बुध और एक किसका, बुध और शुक्र का। शुक्र ग्रह
शुक्र ग्रह की दिशा पूरब से पश्चिम है। शुक्र और अरुण ग्रह को छोड़कर शुक्र 23 के डी। हाँ, ऑप्शन दे रहा है बुध, वो शुक्र होगा, शुक्र। ऑप्शन में गलत है, मिस प्रिंटिंग। शुक्र 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 है, शुक्र। शुक्र ग्रह की दिशा पूरब से पश्चिम है। शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह, ठीक है। शुक्र ग्रह की दिशा पूरब से पश्चिम है। शुक्र ग्रह की दिशा, शुक्र ग्रह की दिशा पूरब से पश्चिम है, ठीक है। यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर? शुक्र ग्रह का दिशा जो है ये पूरब से पश्चिम है। शुक्र और अरुण, 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 ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए तो कौन सी घटना होगी? सूर्य और पृथ्वी के बीच में, तो सूर्य चंद्र ग्रहण। नहीं नहीं नहीं, सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण। क्योंकि सूर्य और चंद्रमा के पृथ्वी के बीच में है, तो सूर्य ग्रहण, तो सूर्य ग्रहण लगता है, ठीक है, सूर्य ग्रहण। क्योंकि क्या होगा ना, चंद्रमा छुप जाते हैं ना, सॉरी, सूर्य सूर्य दिखाई नहीं देगा। हाँ, अगर सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए तो चंद्र ग्रहण, ठीक है, चंद्र ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण हमेशा फुल मून की रात्रि की होती है, ठीक है, समझ रहे हो? तो यहां तक हम लोगों को रहने देते हैं। कितना घंटा का हो गया यहाँ? कितना घंटा हो गया भाई? आगे चलते हैं, ठीक है।